नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके बताएंगे। पिछले 24 घंटे में कोरोना को लेकर राहत की खबर निकल के आई है, जहां हम आपको बताएंगे कम हो रहे हैं कोविड-19 की रफ्तार। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट, आतंक का पाकिस्तान कर रहा भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, ड्रग्स तस्करों का इस्तेमाल कर भेज रहा है आईडी। तीसरी बड़ी अपडेट, अबू धाबी ड्रोन हमले के बाद भारत हुआ एक्टिव, मोदी सरकार ने मांगी रिपोर्ट। तो 2 भारतीयों की हुई पहचान, अधिकारियों से संपर्क के बीच यूएई ने भारत से बड़ा बयान दिया है। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, हूती विद्रोहियों को समर्थक है ईरान। क्या अबू धाबी ड्रोन हमले में भारतीयों की मौत के बाद बिगड़ेंगे भारत और ईरान के रिश्ते? बड़ी खबर टकराहट निकल के आ रही हो, हम आपको बताएंगे। वहीं सेना प्रमुख नरवणे का बड़ा स्टेटमेंट, तो चाइना तिल मिलाया, यूपी चुनाव संग जोड़ के देखा, वो हम आपको बताएंगे। यूपी में चुनाव क्या है, योगी आदित्यनाथ के, पाकिस्तान और चाइना की भी पतलून गीली हो गई, तो वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच दिवालिया होने की कगार पे खड़े हैं श्रीलंका को भारत ने दी चेतावनी, हो रही है जमकर तारीफ, तो एक एक करके बताएंगे। बढ़ते बॉर्डर विवाद को लेकर जा पहुंचा है अफगानिस्तान पाकिस्तान का एनएस मोईर यूसुफ। जी हां, भारत संग डरा हुआ है, तो वो जा रहा है, एक एक करके बताएंगे। और इस बीच पंजाब से बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सीएम चन्नी के भतीजे समेत कई खनन माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी। चन्नी को पीएम मोदी को रोकना 20 मिनट भारी पड़ गया। तो एक एक करके विस्तार से खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भारत में कोरोना संक्रमण में 2,38,000 नए केसेस, कल की तुलना में 7% कम आए मामले। ओमिक्रॉन का आंकड़ा 8,000 के हुए पार। दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में बीते 2 दिनों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के 2,38,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो सोमवार को आए मामलों की संख्या में लगभग 20% कम हो चुके हैं। आपको बता दें, सोमवार को संक्रमण 2,58,000 के मामले आए थे, जबकि रविवार को आंकड़ा 2,71,000 था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 310 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस अवधि के बीच 1,57,000 मरीज जो है वो ठीक भी हुए हैं। तो कोविड-19 का आंकड़ा जो है वो अब घट भी रहा है धीरे धीरे, जो कि एक भारत के लिए अच्छी खबर है। हम चलते हैं एक और अपडेट, आतंक का पाकिस्तान कर रहा भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, ड्रग्स तस्करों का इस्तेमाल कर भेज रहा आईईडी। आतंकियों को प्रश्रय देने वाला पाकिस्तान इन दिनों भारत में बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुट गया है। ड्रग्स तस्करी के इस्तेमाल होने वाले समुद्री रूट व अन्य रास्तों का इस्तेमाल वो आईडी विस्फोटकों को भेजने के लिए कर रहा है। पिछले शुक्रवार को गाजीपुर में बरामद RDX पैक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आईडी भी पाकिस्तान ने तस्करी करने वाले रूट से ही भेज दिया था। दिल्ली पुलिस को खुफिया जांच रिपोर्ट्स में हैरान करने वाले ये तथ्य सामने आए हैं। हालांकि खुफिया रिपोर्ट्स में साफ तौर पर पता नहीं चल सका है कि भारत में तबाही मचाने के लिए मौत में कितने सामान लाए जा चुके हैं। हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई बरामदगी से जुड़े बड़े पैमाने पर साजिश को समझा जा सकता है। अकेले पंजाब पुलिस ने 20 आईडी, 5 किलोग्राम आईडी और 100 ग्रेनेड बरामद किए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, अबू धाबी ड्रोन हमले में 2 भारतीयों की मौत। यूएई में भारत के राजदूत बोले, मृतकों की पहचान के लिए अधिकारियों से किया जा रहा है संपर्क। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय के राजदूत संजय सुधीर ने सोमवार कहा कि दूतावास हूती विद्रोहियों ड्रोन हमले में मारे गए 2 भारतीय नागरिकों के डिटेल्स का पता लगाने के लिए यूएई अधिकारियों के संपर्क में है। हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में 3 तेल टैंकरों में विस्फोट हो गया है और अबू धाबी को एक एयरपोर्ट में आग लगने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। इस हमले में 6 लोग घायल हुए हैं, उन्हें मामूली चोटें भी आई हैं। भारतीय राजदूत ने कहा है कि स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है घायलों में भारत भी शामिल है या नहीं। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए राजदूत संजय सुधीर ने कहा है कि हमारे पास अभी तक केवल इस बात की पुष्टि हुई है कि 3 में से 2 भारतीय नागरिक हैं, हम इसकी पहचान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि हूती विद्रोहियों को जो समर्थक है वो ईरान है। जी हाँ, ईरान समर्थक हूती विद्रोही हैं। इन्होंने ही सऊदी में ये भीषण हमला किया, जिनमें कहीं ना कहीं 2 भारतीयों की भी मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब भारत और ईरान संग जो है रिश्ते वो
कैसे होंगे ये आने वाले समय तय करेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें ये बड़ा हमला है और भारत जो है इस पर लगातार नज़र भी बनाए हुए है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि तो भारतवंशियों की मौत कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़े मायने रखते हैं। एक और अपडेट, सेना प्रमुख नरवणे के बयान पर चाइना तिलमिलाया, यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे तो चाइना और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रोने लगेगा, और अगर सीएम योगी हारे तो चाइना और पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स थल भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के बयानों पर भड़क गया है। अखबार ने लिखा है कि नरवणे भारत की आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए चीन विरोधी रुख अपना रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से कई अनर्गल बातें छापी हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखता है कि सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद नरवणे को उनकी कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई है। रावत चीन विरोधी बयानबाजी करते थे, इसलिए नरवणे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं ताकि उनकी स्थिति मजबूत हो सके। ग्लोबल टाइम्स के चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एशिया पैसिफिक स्टडीज के डिपार्टमेंट हेड लैन क्यूब ने लेख में छापा है कि उन्होंने लिखा है कि एमएम नरवणे का बयान कोर कमांडर स्तर की बैठक में हुई सकारात्मक बातचीत के अनुरूप है। एमएम नरवणे ने शनिवार को थल सेना दिवस पर परेड को संबोधित करते हुए चीन के स्पष्ट रूप से चेताते हुए कहा था कि भारत दोनों पक्षों के बीच चल रहे गतिरोध के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की सीमाओं को एकतरफा रूप से बदलने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगा। इससे पहले एक बयान में उन्होंने चीन को खतरा करार दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें, उनका कहना है कि यूपी में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं ताकि मामला हो सके। एक और अपडेट, दिवाली कगार होने पर खड़े श्रीलंका को भारत ने किया मदद तो दुनिया भर में और एक जमकर तारीफ। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच भारत ने उसे मदद के रूप में $90 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया। श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री श्रीलंकाई सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर WHO विजयवर्धने ने भारत की इस मदद की तारीफ कर दी है और कहा है कि भारत की तरफ से इस आर्थिक मदद ने अभी के लिए श्रीलंका की डूबती नैया को बचा लिया है। साथ ही उन्होंने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को लेकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भी चेतावनी दी है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है, ऐसे में उनके दिवालिया होने की नौबत आ गई है। शनिवार को अर्थशास्त्री विजयवर्धने ने राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा है कि विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे श्रीलंका को तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने की आवश्यकता होगी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बॉर्डर पर बढ़ते विवाद को लेकर पाकिस्तान परेशान, इनसे मोईद यूसुफ पहुंच रहे हैं काबुल। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ अफगानिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच काबुल के दौरे पर जाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफ बॉर्डर पर बाड़ लगाने और अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों सहित कई मसलों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 18 जनवरी को काबुल पहुंच रहे हैं। डॉन की एक रिपोर्ट बताती है कि 18-19 जनवरी की यात्रा के दौरान यूसुफ अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने के तरीकों पर यूनाइटेड नेशंस की जरूरतों को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि मानवीय संकट को टालने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अफगानिस्तान के मानवीय संकट पर चर्चा की गई है। 13 जनवरी को यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि लाखों अफगान मौत की कगार पर थे। अफगानिस्तान के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक कुशल श्रमिक का लगभग पूर्ण पलायन है, जो इसके स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि वो उन अफगान शरणार्थियों को स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं जो पाकिस्तान में चल रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, पंजाब में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, सीएम चन्नी के भतीजे समेत कई खनन कंपनियों के ठिकाने पर छापेमारी। पंजाब में अवैध रेत खनन कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। एजेंसियों की ओर से जिन लोगों पर छापेमारी की गई है उनमें से एक राज्य के सीएम चरणजीत चन्नी का भतीजा भूपिंदर सिंह हनी भी हैं। एजेंसियों ने मंगलवार को सुबह ही भूपिंदर सिंह हनी और उनके 10 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। पंजाब में वोटिंग से कुछ सप्ताह पहले ही सेक्शन के चलते राजनीति तेज हो सकती है। फिलहाल इस मामले में सीएम चन्नी या फिर कांग्रेस के किसी अन्य नेता का बयान सामने नहीं आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच पर बोले पीएम मोदी, भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। पीएम मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि भारत जैसे मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक उम्मीदों का गुलदस्ता दिया है। इस गुलदस्ते में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पे अटूट विश्वास। पीएम मोदी ने कहा है कोरोना के इस समय हमें देखना होगा कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ के विजन पर चलते हुए अनेक देशों को जरूरी दवाइयाँ देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहे।
हम चलते हैं एक और अपडेट। 235 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है बीजेपी। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का सफाया। यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में पूरी तरीके से तैयार हैं सभी राजनीतिक दल। वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार के साथ ही प्रदेश की 403 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले लोगों का मूड डालने के लिए अलग अलग ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में बीजेपी 230 में से 235 सीटों के एक साथ फिर से यूपी में सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में ही सपा ही एकमात्र दल है जो बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 230 से 235 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार समाजवादी पार्टी 160 165 सीटें जीतेंगी, वहीं कांग्रेस और बसपा को क्रमशः 3 से 7 और 2 से 5 सीटों पर जीत मिलने की बात कही गई है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, गुजर गया तीसरी लहर का पीक, लगातार कम हो रहे केसेस। ये हमने आपको बताया। कोविड-19 को लेकर भारत में सिचुएशन अच्छी भी है और यही कारण है कि कोविड-19 कम हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जो है अब वर्चुअली संबोधन यूपी में करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं को आज वर्चुअली संवाद करेंगे। पीएम मोदी संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअली प्रचार के लिए कमर कसी है और इस क्रम में बीजेपी नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना ही, लेकिन जो सर्वे निकल के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है यूपी में और इसके साथ ही चन्नी